अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। बेटा उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। बेटा आज के लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रोस्कोप वाला टॉपिक जो कल शुरू किया हुआ था उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने जो कल चार्ज के डिटेक्शन के लिए और इलेक्ट्रोस्कोप को कैसे चार्ज करते हैं ये देखा था। आज हम इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज जो है उसको डिस्कस करेंगे, किस तरीके से हम इलेक्ट्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हुए चार्ज की डिफरेंट टाइप्स यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को अलग अलग डिटेक्ट कर सकते हैं। फॉर द डिटेक्शन ऑफ टाइप ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी, इलेक्ट्रोस्कोप इज़ फर्स्ट चार्ज आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली। जैसे कल आपने देखा था कि हम इलेक्ट्रोस्कोप को नेगेटिवली या पॉजिटिवली किस तरीके के साथ चार्ज कर सकते हैं। तो चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए चार्ज की टाइप को सबसे पहले हम जो है इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज करेंगे। सपोज द इलेक्ट्रोस्कोप इज़ पॉजिटिवली चार्ज एज एक्सप्लेन बिफोर इन फिगर 13.9 के अंदर हमने देखा था कि हम इलेक्ट्रोस्कोप को किस तरीके के साथ जो है पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं। ये आपको दिखाया गया है इस डायग्राम के अंदर। इलेक्ट्रोस्कोप आपका पॉजिटिवली चार्ज है। जैसे कल हमने इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिवली चार्ज किया था नेगेटिव रॉड की मदद से। नेगेटिव रॉड जब हम डिस्क के पास लेकर आएंगे तो सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज जो है डिस्क के अंदर चला जाएगा और नेगेटिव चार्ज जो है वो लीव्स में चला जाएगा। फिर लीव्स को ग्राउंड वायर की मदद से सारे का सारा नेगेटिव चार्ज वहाँ से हम ग्राउंड कर देंगे अर्थ वायर की मदद से, और फिर अर्थ वायर को रिमूव करेंगे। उसके बाद जो है आप रॉड को डिस्क के दूर ले जाएंगे और फिर आपकी इलेक्ट्रोस्कोप जो है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा और इस तरीके से इलेक्ट्रोस्कोप जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। इसके बाद नो इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द टाइप ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी ब्रिंग द चार्ज बॉडी नियर द डिस्क ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। अब हमने चार्ज की टाइप को अगर डिटेक्ट करना है तो हम जो है चार्ज बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क के पास लेकर आएंगे। इफ़ द डाइवर्जेंस ऑफ द लीव्स इंक्रीज द बॉडी कैरीज पॉजिटिव चार्ज। अगर डाइवर्जेंस इंक्रीज़ करता है, जैसे ये फिगर 13.9b के अंदर दिखाया है, हम चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के पास जो है वो एक पॉजिटिव कंडक्टर लेकर आए, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था जिसकी वजह से लीव्स जो हैं वो सारे के सारे एक्सपेंड हो जाएंगे और जो थोड़ा बहुत नेगेटिव चार्ज था वो डिस्क के अंदर चला जाएगा। इस तरीके से हमें पता चलेगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि लीव्स के दरमियान जो डिस्टेंस है या डाइवर्जेंस है वो बढ़ गई। ऑन द अदर हैंड इफ़ द डाइवर्जेंस डिक्रीजेस द बॉडी हैज़ नेगेटिव चार्ज। अगर डाइवर्जेंस लीव के दरमियान जो है वो डिक्रीज़ हो जाए तो फिर जो फिगर 13.9c के अंदर है तो इससे पता चलेगा कि हम जो बॉडी इसके पास लेकर आए डिस्क के पास वो नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि लीव्स के दरमियान डिस्टेंस कम हो जाएगा, उनके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज था वो अट्रैक्शन की वजह से और जो है डिस्क के अंदर चला जाएगा। तो इससे मालूम होगा कि जो ऑब्जेक्ट आप इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क के पास लेकर आए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। तो इस तरीके के साथ हम जो है चार्ज की ऊपर कौन सा जो बॉडी के ऊपर चार्ज था वो डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर मैं इसको आपको एक दफ़ा समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है आपने कि इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करना है, पॉजिटिवली चार्ज करना है या नेगेटिवली चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे, फ़र्ज़ करेंगे जैसे डायग्राम 13.1 के है, आपके पास इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो आप उसके पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट लेकर आए, उसके देखेंगे कि हम डाइवर्जेंस जो है लीव की वो बढ़ जाएगी, यानी कि एक दूसरे के उनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इससे पता चलेगा कि जो ऑब्जेक्ट आप जो है उसकी डिस्क के पास लेकर आएंगे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये डाइवर्जेंस कम हो जाए तो फिर जो हमारे पास जो बॉडी है जिसके ऊपर हमने चार्ज की टाइप को जो है वो डिटेक्ट करना है उसके ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से लीव्स के दरमियान जो डाइवर्जेंस है वो डिक्रीज़ हो जाएगी यानी कम हो जाएगी। लास्ट जो यूज़ है इलेक्ट्रोस्कोप का, इसकी मदद से हम जो है देखेंगे कि बॉडी इंसुलेटर है या फिर कंडक्टर है। इंसुलेटर ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें से करंट नहीं गुजर सकता, और कंडक्टर वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर से करंट गुजर सकता है। तो वो बॉडीज़ जिनमें करंट फ़्लो करे, करंट जिनमें से गुजर सकें या चार्जेस फ़्लो कर सकें उसको हम कंडक्टर का नाम देते हैं, और जिनमें से चार्ज नहीं गुजरता उनको हम इंसुलेटर का नाम देते हैं। Electroscope can also be used to distinguish between insulator and conductor। इलेक्ट्रोस्कोप को हम
डिस्टिंग्विश करने के लिए आया ऑब्जेक्ट आपका इंसुलेटर है या कंडक्टर है यूज़ कर सकते हैं। टच द डिस्क ऑफ चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप विद मटेरियल अंडर टेस्ट। जौन सा भी आपके पास मटेरियल है, रॉड है या कोई ऑब्जेक्ट है, उसको आपने टेस्ट करना है कि आया कि ये कंडक्टर है तो इंसुलेटर है। तो उसको हम जो है इसकी डिस्क के साथ टच करेंगे। इफ़ द लीव्स कोलैप्स फ्रॉम देयर डाइवर्जेंस पोजीशन, और अगर जो है लीव्स जो हैं वो आपस में कोलैप्स करें यानी कि एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं, द बॉडी वुड बी अ गुड कंडक्टर, तो बॉडी जो है अच्छी कंडक्टर है क्योंकि वो चार्ज को अपने अंदर से ले लेगी। जो आपका ऑब्जेक्ट आप जिसके साथ जोड़ेंगे तो जो इलेक्ट्रोस्कोप का चार्ज होगा उस बॉडी के अंदर फ्लो करेगा, जिसकी वजह से जो है इसके लीव्स आपस में कोलैप्स करेंगे यानी एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे या करीब आ जाएंगे। इफ़ देयर इज़ नो चेंज इन द डाइवर्जेंस ऑफ लीव्स, और अगर उसके अंदर कोई भी चेंज ना आए, लीव्स के अंदर उनकी डाइवर्जेंस ना कम हो ना ज़्यादा हो, इट विल शो दैट द बॉडी अंडर टेस्ट इज़ एन इंसुलेटर, तो बॉडी जो है वो आपका इंसुलेटर होगा। इसको फिर एक दफ़ा देख लेते हैं कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है, आपको नहीं पता कि आया ये कंडक्टर है या इंसुलेटर, तो उसको चेक करने के लिए हम उस ऑब्जेक्ट को जैसे ही डिस्क के साथ अटैच करेंगे, इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क के साथ जोड़ देंगे, तो आप देखेंगे अगर तो डाइवर्जेंस बढ़ जाएगी या लीव्स आपस में एक दूसरे के साथ कोलैप्स कर जाएंगे, तो आपका जो ऑब्जेक्ट आप डिस्क के साथ टच कर रहे हैं वो कंडक्टर है। और अगर लीव्स के अंदर कोई चेंज नहीं आता, उनकी डाइवर्जेंस ना कम होती है ना ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब है कि बॉडी जो आप जो है इलेक्ट्रोस्कोप के साथ टच कर रहे हैं इसकी डिस्क के साथ, वो आपका इंसुलेटर है। तो इस तरीके के साथ इलेक्ट्रोस्कोप को जो है आपने ऑब्जेक्ट के आइडेंटिफिकेशन ऑफ चार्ज के लिए और आया इंसुलेटर या कंडक्टर है उसको जो है इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हुए हम बता सकते हैं कि ये बॉडी जो है आया कंडक्टर है या इंसुलेटर है। अगर कंडक्टर है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, वो हम इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रोस्कोप का क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में ये अक्सर आ चुका है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से करना है, साथ साथ आप डायग्राम भी बनाते जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, बाज़ का शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। ये आपने 9th में जो 5th चैप्टर के अंदर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, उसी तरीके से उससे मिलता जुलता है। इसमें हम चार्ज बॉडी की बात करेंगे, वहाँ पर हमने मैसेज की बात की थी, तो उसी तरीके के साथ जो है इसकी इक्वेशन ड्राइव की जाएगी, उससे मिलता जुलता जो है ये आपका टॉपिक है। इस पैराग्राफ के अंदर जो है आपने वी नो दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सब आपने पढ़ना है। जो चीज़ इस पैराग्राफ में याद रखने वाली है, चार्ल्स कूलम का नाम, और इसने जो है 1785 के अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया था, तो ये डेट याद रखनी है आपने इधर से इस पैराग्राफ के अंदर। बाकी जो आप एक दफ़ा पढ़ लेंगे, इसमें ऐसा कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ डेट आपने ये याद रखनी है कि किस सन के अंदर जो है कूलम्स ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। अब हम एक्सपेरिमेंट की तरफ आते हैं। सबसे पहले जो है कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट है, ये आपने ऐसा याद करनी है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। हमारे पास दो चार्जेस होंगे, पॉइंट चार्जेस, ठीक है। आपने चार्ज ऑब्जेक्ट की बात यहाँ पर नहीं करनी, सिंगल चार्ज की हम बात कर रहे हैं। जैसे कि एक प्रोटॉन ले लें, वो सिंगल चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन एक सिंगल चार्ज है, उनको हम पॉइंट चार्ज भी कह सकते हैं। तो दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो है वो उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उन दोनों चार्जेस के डिस्टेंस जो उनके दरमियान है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम इसकी डायग्राम को देखें तो ये आपको नज़र आ रहा है कि दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। दोनों के ऊपर जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करेगी क्योंकि दोनों अपोजिटली चार्ज हैं। अगर अपोजिटली चार्ज हम लेंगे तो उनके दरमियान अट्रैक्शन होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी। और अगर नेगेटिव चार्ज अपोजिट चार्ज के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और अगर हम सेम चार्जेस लाइक चार्जेस ले रहे हैं तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन आएगी। दोनों चार्जेस के सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस r है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है इन दोनों चार्जेस की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनके स्क्वायर्स के दरमियान इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे अगर आपको याद है
यूनिट नंबर 5 में हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा था, तो वहाँ पर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स थे जिनके मासेस m1 और m2 हमने लिए थे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उनके दरमियान थी वो उन दोनों के प्रोडक्ट m1 और m2 उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस हमने d या r लिया था उसके स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट होगी चार्जेस की उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, और जितना उनके दरमियान डिस्टेंस होगा उसके स्केयर के हिसाब से वो उतनी कम होती जाएगी। तो इसको भी आपने जो है सबसे पहले डेफिनेशन इसकी करेंगे, फिर उसके बाद जो है आप उनके दरमियान इक्वेशन ड्राइव करेंगे। ये इक्वेशन थोड़ी सी मिक्सअप होगी, इधर एफ प्रोपोर्शनल आ जाएगा Q1 Q2, आपकी इक्वेशन बनेगी 13.1। उसके बाद जो है आपका एफ प्रोपोर्शनल आ जाएगा 1/r² के, ये इक्वेशन 13.2 बनेगी। तो इन दोनों को कंबाइन करने के बाद जो आपकी इक्वेशन बनेगी F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर r²। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब हम ख़त्म करेंगे तो इधर K आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा। यहाँ पर इसको जो है हम जो K को इसका दूसरा नाम जो है इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पर दिया गया, और ये चार्जेस के दरमियान इसकी वैल्यू भी होगी। एक दफ़ा फिर इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन जो है, यानी अगर दोनों चार्जेस सेम हैं तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन आएगी, और अगर दोनों चार्जेस ऑपोजिटली हैं, ऑपोजिट चार्ज हैं यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव, तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, उनके चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस या बिटवीन देम। तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसके स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी। तो आपके पास जो चार्जेस हैं Q1 और Q2 प्रोपोर्शनल आ जाएंगे F के, और F प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के। दोनों इक्वेशंस को इकट्ठा करेंगे तो आपके पास इक्वेशन की फॉर्म बनेगी F इक्वल टू Q1 इंटू Q2 ओवर r²। K जो है यहाँ पर जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहलाता है, और जो ये आपकी फॉर्म बनेगी F इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर r², ये आपकी जो है कूलम्स लॉ की इक्वेशन बन जाएगी। अगर 2 नंबर के लिए आपको क्वेश्चन आया तो आपने इसकी स्टेटमेंट लिखनी है कूलम्स लॉ की, और ये इक्वेशन 13.3 लिख देंगे F इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 ओवर r²। तो ये आपका 2 नंबर के लिए कंप्लीट हो जाएगा। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में आया तो फिर आप इसकी डेरिवेशन भी करेंगे। अब हम जो इक्वेशन बनी है इसको डिस्क्राइब करते हैं। इक्वेशन 13.3 इज़ नाउन एज कूलम्स लॉ। इक्वेशन 13.3 जो है कूलम्स लॉ कहलाती है। वेयर F इज़ द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, दो चार्जेस के दरमियान F जो है वो फोर्स है। अगर दोनों चार्जेस सेम हैं तो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन कहलाएगी, और अगर दोनों चार्जेस अपोजिट हैं तो ये फिर फोर्स ऑफ जो है वो अट्रैक्शन कहलाएगी। एंड इज़ कॉल्ड द कूलम्स फोर्स। इस F को हम क्या कहेंगे? कूलम्स फोर्स। अगर आप उसके डेफिनेशन आ जाए तो आप कहेंगे द फोर्स विच एग्जिस्ट बिटवीन टू चार्जेस विच आर अपोजिटली चार्ज आर सेम चार्ज ड्यू टू विच चार्जेस रिपेल आर अट्रैक्ट ईच अदर इज़ कॉल्ड फोर्स ऑफ कूलम्स फोर्स। कूलम फोर्स की डेफिनेशन भी आपको अलग से पूछी जा सकती है, तो आप ये बताएंगे कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज़ कॉल्ड कूलम्स फोर्स। तो Q1 Q2 आर द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। Q1 और Q2 जो है ये दो चार्जेस के दोनों का मैग्नीट्यूड है, यानी कि कितने कितने जो है चार्जेस की अमाउंट को बता रहा है। आर इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। आर जो है इन चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो Q1 चार्ज है पॉजिटिवली है फर्स्ट डायग्राम के अंदर 13.10 A में, और Q2 जो है आपका ये नेगेटिव चार्ज है। इनके दरमियान जो फोर्स है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। और अगर नीचे हम देखें तो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, Q1 भी Q2 भी, डिस्टेंस उनके दरमियान r है, तो इनके दरमियान जो फोर्स F है वो रिपल्शन की फ़ोर्स होगी। दोनों दफ़ा जो फोर्सेस Q1 के लिए सेम उतनी ही फोर्स होगी जितनी Q2 उसके ऊपर लगा रहा है, और जितनी Q1 जो है F Q2 के ऊपर लगाएगा। दोनों फोर्सेस सेम यानी सेम एक ही फोर्स होगी।
R is the distance between the two charges. K is the constant of proportionality. K जो है proportionality constant कहलाता है. The value of K depends upon the medium between the two charges. दोनों चार्जेस के दरमियान जो मीडियम हो, अगर आपका फ़र्ज़ करें कि एयर मीडियम है तो इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी. अगर कोई लिक्विड मीडियम आ जाता है या कोई मेटल है या कोई और सरफेस है तो उनकी जो है मीडियम की वजह से K की जो वैल्यू है वो डिफरेंट होती है हर मीडियम के लिए. मीडियम से मुराद वो ज़रिया या वो प्लेस या वो चीज़ जो दोनों चार्जेस के दरमियान हो. तो मोस्टली चार्जेस के दरमियान हम एयर को कंसिडर करते हैं या एयर मीडियम के तौर पर यूज़ होता है. इफ़ द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस इज़ एयर, अगर दोनों चार्जेस के दरमियान जो मीडियम हवा है, then the value of K is SI unit will be 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्केयर पर कूलम स्केयर. तो K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्केयर पर केल्विन स्केयर होगी जब दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम जो है आपका एयर होगा. मोस्टली जो है जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं या इलेक्ट्रिक वर्क के अंदर इनको यूज़ करते हैं इस इक्वेशन को, तो वहाँ पर जो है मीडियम आमतौर पर हमारा एयर ही होता है. तो एयर के लिए जो इसकी वैल्यू है वो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्केयर पर कूलम स्केयर होगी. कूलम्स लॉ इज़ ट्रू ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस. कूलम्स लॉ जो है ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ट्रू है. मैंने जैसे स्टार्ट में ही आपको बताया, अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रेटर है या चार्ज की बड़े ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है कूलम्स चार्ज जो है आपका ये कूलम लॉ में भी वैलिड ना हो. तो सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए यानी सिंगल चार्ज, जैसे एक प्रोटॉन और प्रोटॉन के दरमियान या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो सिंगल पॉइंट चार्ज होगा उनके दरमियान जो कूलम लॉ है ये वैलिड होगा और वहाँ पर जो है इसका हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. Coulomb's law is true only for point charges whose size are very small as compared to the distance between them. तो कूलम्स लॉ 2 पॉइंट चार्जेस के लिए इस्तेमाल हो सकता है या वहाँ पर वैलिड है इसकी निस्बत के आप बड़े ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करें जहाँ पर चार्ज की अमाउंट ज़्यादा हो. इसके बाद जो है ये एग्जांपल जो है कूलम लॉ से ही रिलेटेड है. ये भी एग्जामिनेशन के अंदर 2 नंबर के लिए अक्सर आ जाती है. इस एग्जांपल को भी आपने अच्छे तरीके से करना है. इसी एग्जांपल से रिलेटेड कुछ ये चेंजेस आ जाती हैं डिस्टेंस के अंदर चेंज या चार्ज की अमाउंट के अंदर. तो फार्मूला यही कूलम्स लॉ वाला है. तो इस एग्जांपल को भी हम देखते हैं. टू बॉडीज़ आर अपोजिटली चार्ज विद 500 माइक्रोकूलम एंड 100 माइक्रोकूलम चार्ज. दो बॉडीज़ हैं उनके ऊपर डिफरेंट चार्ज है, यानी कि एक के ऊपर जो है 500 माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्ज ले लें, दूसरे के ऊपर 100 माइक्रोकूलम नेगेटिव चार्ज ले लें, या फर्स्ट वाले को नेगेटिव दूसरे को हम पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर लें. फाइंड द force between the two charges if the distance between them in air is 0.5 मीटर. इन दोनों चार्जेस के ऊपर जितनी फोर्स एक्ट कर रही है यानी कूलम फोर्स जो इनके दरमियान मौजूद है वो हमने फाइंड करना है, जबकि इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.5 मीटर का है. अगर हमें जो गिवन डेटा है इसके अंदर सबसे पहले आर जो है 0.5 मीटर, Q1 हम 500 माइक्रोकूलम ले लेते हैं. जैसे आपको पता है कि न्यूमेरिकल्स के अंदर हम बेस यूनिट ही यूज़ करते हैं, तो माइक्रोकूलम जो है ये बेस यूनिट नहीं है, डिराइव्ड यूनिट है. तो हम माइक्रो की जगह पर फिर जो इसका प्रीफिक्स है 10⁻⁻⁶ वाला वो यूज़ करेंगे. तो इसको फिर बेस यूनिट के अंदर ले आएंगे 500 × 10⁻⁻⁶ कूलम. और इसी तरीके से Q2 जो है आपका 100 माइक्रोकूलम है उसको भी हम कूलम के अंदर कन्वर्ट करेंगे. 100 × 10⁻⁻⁶ कूलम आपका आ जाएगा. माइक्रो जो है ये प्रीफिक्स है और ये 10⁻⁻⁶ के इक्वल होता है. अब जो है हमारी इक्वेशन कूलम्स लॉ की जैसे अभी हमने डिराइव की और देखा F = K Q1 Q2 ओवर R². अब दोनों चार्जेस के दरमियान एयर मीडियम है तो फिर हमारे पास जो K की वैल्यू एयर के अंदर है वो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्केयर पर कूलम स्केयर है. Q1 की वैल्यू 500 × 10⁻⁻⁶ कूलम और Q2 की वैल्यू 100 × 10⁻⁻⁶ कूलम है. दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है 0.5 मीटर्स है और उसका स्केयर करेंगे तो कैलकुलेशन के बाद जो आपके पास रिज़ल्ट है वो 1800 न्यूटन आ जाएगा.
तो इस एग्जांपल को भी आपने अच्छे तरीके से करना है। इससे रिलेटेड इसी तरीके से बाज़ का डिस्टेंस 1 मीटर कर दिया जाता है या 0.1 मीटर कर दिया जाता है। तो इक्वेशन यही है, आपने वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर। के की वैल्यू आपने याद रखनी है। मोस्टली एयर ही मीडियम आता है न्यूमेरिकल्स में, जो आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसके लिए के की वैल्यू भी यही आपने याद रखनी है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू आप अच्छे तरीके से याद करें, और ये वैल्यू और इसके साथ यूनिट MCQs में भी आ जाते हैं। तो बेटा इस वैल्यू को आपने अच्छे तरीके से याद करना है। कूलम लॉ को एक दफ़ा फिर मैं बता देता हूँ कि आपने जो है अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो इसकी स्टेटमेंट और ये जो इक्वेशन 13.3 है सिर्फ यही लिख दें तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर के लिए कंप्लीट हो जाता है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आए तो फिर आपने स्टेटमेंट के बाद इसकी डेरिवेशन जो है वो सारी याद रखनी है और इसको ड्राइव करना है। और MCQs के अंदर जो है ये डेट भी पूछी गई है कई दफ़ा कि फ्रेंच साइंटिस्ट जो है आपका चार्ल्स कूलम, इसने जो कूलम्स लॉ डिराइव किया था किस सन के अंदर किया था, तो 1785 जो है ये डेट आपने याद रखनी है। उम्मीद है बेटा आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो या कोई बात समझ ना आ रही हो तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।